हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं सनचेन बुक से चैप्टर 1 गिल्लू। इस चैप्टर की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही का मतलब क्या होता है? एक तरीके का पीले रंग का फूल होता है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, यानी अचानक से ही उस छोटे से जीव का मतलब स्मरण होना, याद आना, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। लता में जो पौधे होते हैं, जिसकी बेल होती हैं, और उसका जो सघन हरितिमा मतलब हरा रंग, उसकी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता। यानी वो जीव जो कंधे पे अचानक से कूदकर उनको हैरान कर देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, यानी तब मुझे उसकी याद आती थी। पर आज उस लघु प्राण की खोज है। पर आज उसकी लघु प्राण मीन्स छोटा जीव, जिसकी उनको आज खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। स्वर्णिम कली मतलब कोई ध्वनि, यानी कोई आवाज होना। आवाज के बहाने उनको अचानक से चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल, यानी छुआ छुआवल का मतलब है चुपके से एक दूसरे को देखना और छूना, जैसा खेल खेल रहे हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। जब उन्होंने ये बात बोली कि दो कौवे, उन्होंने एक गमले के चारों ओर, जो गमले थे उनके चारों ओर क्या देखे? दो कौवे देखे। तो वो क्या कर रहे थे? आपस में चोंचों से एक दूसरे को टच कर रहे थे, जैसे वो कोई खेल खेल रहे हो। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। ये काकभुशुंडी ना, ये रामचरितमानस यानी रामायण से लिया गया है। ये संस्कृत का शब्द है। इसमें वो क्या कह रही है लेखिका कि एक साथ समादरित मतलब एक तरह से सम्मान करना, और अनादरित मीन्स एक तरह से उसका अपमान करना, यानी अति सम्मानित और अति अवमानित। मतलब जो कौवे होते हैं, तो वो उनका कहने का अर्थ ये है कि कौवे को कभी इतना सम्मान दिया जाता है और कभी इतना अपमान उसको दिया जाता है। वो कैसे कि जब श्राद्ध होते हैं और जब हमारे जो भी पूर्वज होते हैं जो मर जाते हैं, तो वो जो श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध पक्ष में कौवों को ढूंढा जाता है और उन्हें ही खाना खिलाया जाता है। कहते हैं कि कौवा जब खाना खाता है या उनका बनाया हुआ जो भी भोजन वो ग्रहण करता है, तो वो किन्हें मिलता है? पितरों को मिलता है। तो वो उनसे ही रिलेटेड ये बात बोल रही हैं कि कभी उनको इतना सम्मान दिया जाता है और कभी अगर वो अचानक से कभी किसी की मुंडेर पे बैठ जाते हैं और कांव कांव करते हैं, तो उन्हें उड़ा भी दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो इसी से वो उस चीज को बोल रही हैं कि अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। वो कह रही हैं जो मर चुके हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, तो वो बेचारे ना, हमारे जो पुरखे मतलब पूर्वज हैं, ना तो वो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मोर के रूप में आ सकते हैं, ना हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। यानी उन्हें हमसे, हमारे हाथों का बना हुआ कुछ खाने के लिए किसके रूप में आना पड़ता है? कौवे के रूप में आना पड़ता है और भोजन ग्रहण करना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारा दूरस्थ यानी दूर के जो प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी अगर अचानक से ही आपके घर के बाहर कौवा कर्कश आवाज में कांव कांव करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक संदेश है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। क्योंकि पहले के लोग इसी चीज से अंदेशा मीन्स एक अनुमान लगाना कि भाई आज कौवा कांव कांव कर रहा है, तो इसका मतलब आज हमारे यहाँ पर कोई अतिथि या कोई मेहमान जरूर आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवे और कांव कांव करने को
अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यानी या तो जब वो काव काव करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि या तो फिर ये कोई ऐसा अशुभ समाचार देने वाला है, इससे इसको जल्दी से यहाँ से भगा दो। यानी कभी कानों को इतना बुरा लगता है जब वो काव काव करता है तो लोग उसे क्या करते हैं, भगा देते हैं। आगे वे कह रही हैं, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। यानी कि जो वो काक पुराण जो वो बोलना उनका अचानक से कोई बाधा, जैसे कि अगर वो कौवा कुछ बोल रहा है, काम कर रहा है, तो यानी कोई काम रुक जाना या बाधा अचानक से पड़ जाना। क्योंकि गमले और दीवार की संधि, यानी गमले और दीवार के जो पार्टीशन है में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यानी जो दीवार के साथ जो गमला है उसके बीच में जो थोड़ी सी स्पेस है, वहां पर क्या हुआ, उनकी अचानक से जो उन्होंने देखा, उनकी नजर पड़ी। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। यानी वहां पर क्या था, छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अब कौवे क्या सोच रहे हैं कि इसको खा लिया जाए, क्योंकि गिलहरी का बच्चा जब हुआ है तो वो छोटा सा है और सॉफ्ट स्किन का है। तो कौवे क्या करते हैं, कौवे यही सब खाते हैं। यानी जैसे जानवर को कुछ हो जाना या मरा हुए कोई मांस है पड़ा है तो उसको भी वो खा लेते हैं। काक द्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अगर कौवे उनके ऊपर 2 चोंच भी मार देते तो वो क्या होता, उसके शरीर पे क्या होता, घाव हो जाता गिलहरी के बच्चे के, और वो उसको मारने के लिए उनके 2 चोंचे ही काफी थी कौवों की। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। यानी कि उसने अपने आप को किससे मतलब पकड़ रखा था, बचाने के लिए गमले से वो चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मीन्स कि कोई मूवमेंट ना होना और एकदम से स्टिल होकर मतलब वैसे ही पड़े रहना, कोई मूवमेंट ना होना। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। यानी कोई मेडिसिन थी तो उसकी बॉडी पर जहाँ जख्म हो गया था वहां पर उसको लगा दिया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर जो उसका मुंह था वो खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई मीन्स गिर गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत, यानी कई घंटे उन्हें लग गए इस चीज को करने के लिए कि भी किसी भी तरह से उसके मुंह में, पेट में उसको कुछ तो पहुंचाया जाए ताकि उसको थोड़ी एनर्जी मिले। उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। यानी इतनी कोशिश के बाद सिर्फ एक बूंद पानी उसके मुंह में टपकाया गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब वो क्या हुआ, 3 दिन उसकी जो भी ट्रीटमेंट की गई उससे उसकी हालत सुधरी और अब वो उन्हें पहचानने लग गया। अब उनके साथ वो खेलने लगा। गिलहरी का बच्चा 3-4 मास, यानी 3-4 मास मीन्स महीने, 3-4 महीने में उसके सिनग्ध का मतलब क्या होता है, यानी चिकना रोए, धब्बेदार पूंछ यानी स्लिपरी सी शाइनिंग वाली, और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित करना मीन्स आश्चर्य, एकदम से किसी चीज को देखो और वो इतनी अट्रैक्टिव लगे तो वो कैसी लगती है, एकदम हैरान करने वाली और बहुत मनमोहक। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। यानी उसके जो मेल और फीमेल के जो भी सारा जातिवाचक होता है तो उन्होंने क्या करा है, उसको व्यक्तिवाचक यानी एक इंसानी मतलब रूप में उन्हें दे दिया। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। क्या नाम रख दिया उसका, गिल्लू।
मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। ये मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में, जो टोकरी सी होती है जिसमें फूल रखे जाते हैं, उसमें क्या किया उन्होंने, रुई को बिछा दिया है और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। अब उसका घर उन्होंने बनाया है ऐसे। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। मतलब जैसे ही उसकी आंखें, जो इतनी खूबसूरत उसकी आंखें थी, चमकीली सी, शाइनिंग वाली, और जब वो उस टोकरी के अंदर रहता था और इधर उधर देखता था और मतलब क्या करना चाहता था, और उसकी जो समझदारी और उसके जो करने का जो काम था, जैसे वो इधर उधर जाना, तो क्या था, उसके सारे जो भी हरकतों होती थी तो उससे वो सबको बहुत आश्चर्य होना मीन्स एकदम हैरान कर देता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। यानी जब वो कुछ लिखने बैठती थी तो वो जो गिल्लू गिलहरी थी, तो गिलहरी का जो नाम रखा हुआ है उन्होंने, तो वो क्या करते थे कि भाई उसका ध्यान, जो लिख रही है तो वो लिखे ना, उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो और वो उनके साथ खेले। मतलब उसने एक अच्छा सा एक उपाय खोज निकाला था उनके साथ ये समय बिताने का। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, यानी टोकरी से क्या होता था, पर्दे पे आ जाता था और पर्दे से सीधा उनके ऊपर और उनके पैरों के ऊपर आ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता, यानी उसी स्पीड से वो उतर भी जाता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, यानी वो इतना स्मॉल सा, इतना छोटा सा हो जाता था कि उसको लिफाफे में डाल दो तो वो लिफाफे में भी फिट आ जाता था। लघुगात होना मीन्स एक छोटा सा बॉडी का छोटापन, लघुगात, लिफाफे में बंद रहना। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता, यानी वो वहां पर उस दीवार के सहारे चढ़कर उनको देखा करता कि वो क्या काम कर रही हैं। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। किसकी? नीम और चमेली की जो सुगंध उनके कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, यानी उसको अब छोड़ देना चाहिए। मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया, यानी वहां से कीले हटा दी और जाली का जो कोना था उसको खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब वो वहां से बाहर चली गई। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, यानी इतना छोटा सा जीव है, उसको कोई भी मार सकता था, चाहे वो डॉगी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तो उसको कोई भी मार सकता था। इसीलिए वो कह रही है उन सबसे उसको बचाना बहुत मुश्किल था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है, यानी मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा।
तब से यह नित्य का क्रम हो गया, यानी ये रोज का ही अब ऐसा ही हो गया कि वो डेली ही अब ऐसे करने लगा। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में, यानी जो फूल होते हैं पीले रंग के उनकी पत्तियों में भी वो छिप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, मतलब उनका लगाव भी बहुत ज्यादा है पशु पक्षियों का भी उनसे। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, मतलब कि जो पशु पक्षी उन्होंने पाले हुए थे तो वो ये कह रहे हैं कि जो मतलब वो कुछ खाती थी तो किसी के खाने की हिम्मत नहीं हुई थी। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि कोई ऐसा हो पशु जो उन्होंने पाल रखा हो, पक्षी हो। गिल्लू इनमें अपवाद था। अब जो गिल्लू है अपवाद, अब वो दूसरे पक्षियों की तरह तो था नहीं, और वो क्या करता था, गिल्लू इनमें अपवाद में बहुत अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता, यानी वो थैली जो उनकी थाली होती थी खाना खाने की उस थाली में बैठ ही जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य यानी भोजन था। काजू उसका बहुत ज्यादा फेवरेट था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, यानी कि उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता, उसका जो टोकरी में जो घर बना रखा था वापस उसी में चला जाता। सब उसे काजू दे आते, यानी जो भी उनके घर के थे उसको काजू दे देते थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, कोई भी काजू उसने नहीं खाया, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। इतना मतलब पसंद होने के बावजूद भी उसने काजू खाए नहीं। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी वो देखो, वो जो इतना इंटेलिजेंट है, जो एक पक्षी है, एक जीव है जिनको उन्होंने पाला है, तो वो गिलहरी जो है वो कितनी मतलब उनसे अटैच है कि अब जब वो अस्पताल से आई है तो उसको फील हो रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, बालों को इतने होले होले सहला रहा है और उसका हटना एक परिचारिक यानी एक सेवक की तरह, सेवक के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। सुराही में जिसके अंदर पानी भर के रखते हैं, मटकी की तरह जो होती है, जिसका मुंह ऊपर से लंबा सा और छोटा होता है, और पानी भर के उसमें रखा जाता था पानी पीने के लिए। अब वो जो गिल्लू गिलहरी है वो उससे टच होकर बैठ जाती है ताकि उसको ठंडक भी मिलती रहे और वो उनको देखता भी रहे।
गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी जो गिलहरी की लाइफ होती है वो 2 साल से ज्यादा नहीं होती। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना, यानी कि जब उसकी अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। यानी जब वो छोटा था और उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो मरने वाला कंडीशन में था, और उन्होंने जब उसका सारा ट्रीटमेंट किया था तो उसको जब उसकी हालत सुधरी थी तो उसने क्या किया था, उनकी उंगलियों को पकड़ लिया था और तो वो उसी स्थिति में आ गया। तो वो अपने बचपन को याद करने लगा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मीन्स गर्मी देने की कोशिश की, परंतु प्रभात की प्रथम किरण से स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी उसकी मृत्यु हो गई और वो इस जीवन से मुक्त हो गया, यानी सो गया और उसने जैसे एक नया जीवन ले लिया हो जागने के लिए। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, यानी जहाँ पर वो मिला था गमलों के बीच में, और उस जो पीले से फूल थे उन फूलों के ही जो स्पेस था वहीं पर गड्ढा करके उसको दफना दिया गया और उसकी समाधि बना दी गई थी। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी क्योंकि उसको वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए भी कि उस लघुता मतलब लघुगात का किसी बसंती इन जूही की पिताब सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन यानी जूही की पीताम्ब यानी पीला रंग जो था छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको नया जीवन मिला हो। इसी को देखकर उनको संतोष मिलता है या उनको एक अच्छी मतलब एक सुख की अनुभूति होती है। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।